परम आदरणीय डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी, बहन डॉक्टर मुक्ता जी, आदरणीय अमृतलाल मदान जी, भाई कमलेश जी, प्रद्युमन भल्ला जी और सभी दोस्तों, आज बड़ा ये एक तरह से मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें याद दिलाने वाला अवसर था। और सबसे अच्छी बात ये है कि सभागार में जितने भी बैठे हैं सभी साहित्यकार हैं और पूरे हरियाणा का आप प्रतिनिधित्व करते हैं। जब आदमी अपने कुनबे में होता है, अपने भाइयों के बीच में होता है, तो फिर वो बात बड़े आराम से कर लेता है। आपकी जगह कोई और होता तो मैं बड़ा अच्छा खासा भाषण दे सकता था, लेकिन आज कोशिश करूँगा कि मन की बात करूँ। वाकई त्रिखा साहब जब 2000 में हरियाणा साहित्य अकादमी के डायरेक्टर बने तो उन्होंने मुझे एक काम सौंपा था कि हरियाणा की प्रतिनिधि कविता नाम की एक किताब आप तैयार करिए। तो वो मैंने किताब तैयार की, उसकी अच्छी लंबी चौड़ी भूमिका। वो किताब एमए के प्रथम वर्ष में पहले कई साल पढ़ाई जाती रही, अब तो मुझे पता नहीं। उसकी भूमिका में मैंने एक पहरा लिखा था कि हरियाणा के साहित्य जगत को सामने लाने के लिए कुछ जिलों की साहित्य सभाओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। उसमें कैथल भी था, अम्बाला भी था, भिवानी, सिरसा, इन सब का जिक्र था। अब हैरानी की बात यह है कि केवल कैथल की साहित्य सभा बची है, बाकी कोई साहित्य सभा नहीं। धीरे धीरे सब समाप्त हो गई, लुप्त हो गई, बहुत थोड़ी सी बची हैं। केवल यही साहित्य सभा है जो लगभग 5 दशक से अधिक से काम कर रही है, और उसका असर हमें देखने को मिला। और जितने नाम यहाँ लिखे हुए हैं उनमें से अधिकांश का मुझे आशीर्वाद रहा। 35 वर्ष पहले मुझे भी इसी सभा ने अब्र सीमा भी सम्मान दिया था, धीरज त्रिखा स्मृति सम्मान मुझे यहीं से मिला था। बाद में थोड़ा समय बाहर ज़्यादा चला गया, व्यस्त रहने लगा, मैं आ नहीं पाया, उसके लिए तो मैं क्षमा मांगता रहा मदान जी से, राणा साहब से, निर्मोही जी। तो ये जो पूरा इलाका है आपका, ये वाकई इतना साहित्यिक दृष्टि से जरखेज है जिसका कोई मुकाबला पूरे हरियाणा में नहीं, उत्तर भारत में भी कोई नहीं कर सकता। उस समय के जितने लेखकों के नाम हैं, मुझे एक नाम बल्कि मैं याद कर रहा था, और आपके लिए नई पीढ़ी को इस बात का पता भी नहीं होगा। यहाँ पुंडरी में राम सिंह शरर होते थे, उर्दू के शायर। उनका काव्य था पद्मिनी। उस पद्मिनी को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था उस ज़माने में जब हरियाणा बना भी नहीं था। और मेरे जैसा जो नया लेखक दिल्ली, कुछ ईश्वर की कृपा रही, कुछ त्रिखा साहब और मदान जैसे बड़े लोगों का आशीर्वाद रहा, मेरी कुछ थोड़ी सी युवावस्था में ही थोड़ी सी रिकग्निशन अधिक हो गई, दूर तक जाने लगा। उस समय एक मुहावरा दिल्ली वाले बोलते थे कि हरियाणा में एग्रीकल्चर तो है, कल्चर नहीं है। तो मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में एक सेमिनार में कहा था कि दुनिया की तमाम कल्चर जिसी एग्रीकल्चर से निकली हैं। तो आप उस इलाके के प्रतिनिधि हैं जिस इलाके की इतनी समृद्ध परंपरा है, और वो इन सब रचनाकारों को सुन के लगता भी है। डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि इतना सधा हुआ छंद और छंद में लिखने वाले मुझे पूरे हरियाणा में और कहीं नज़र नहीं आए। तो मित्रों, अब तो स्थितियां बहुत अच्छी हैं नई पीढ़ी के लिए। ये नए बच्चे जो साहित्य के विद्यार्थी हैं, हम भी गांव से निकल के आए, ना वहाँ कोई पुस्तकालय होता था, ना किताबें होती थी, ना पत्रिकाएं पहुंचती थी। अब आपके मोबाइल पे सब कुछ है। आप कविता कोश टाइप करिए, आपको पूरे हिंदी जगत की 5000 साल की कविताएं आपके सामने हैं। हिंदुस्तान की हर पत्रिका आपकी मोबाइल पे है, आप उसके ई संस्करण पढ़ सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे वक्त में इतने साधन नहीं थे, आपके पास इतने साधन हैं। उस साधना को इस साधन से जोड़ लें तो आपका कल्याण हो जाएगा। और ये जो टेक्नोलॉजी है, यदि आप इसका ठीक इस्तेमाल करेंगे
तो ये आपके काम आएगी। अगर ठीक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये चीज़ों को नष्ट भी करती है और नष्ट होती जा रही है, सच बात है। तो सच बात तो ये है कि आपको एक प्रद्युमन भल्ला ने 2-3 बार कहा और बाकी मित्रों ने भी कहा कि हम इतनी किताबें लिखते हैं और हमारी पहुंच वहाँ तक नहीं पहुंच पाती। उसके लिए कोई और दोषी नहीं है मित्रों, हम ही दोषी हैं। हरियाणा का आदमी बहुत संकोची होता है, वो अपनी आप इश्तिहारबाजी नहीं करता। लेकिन युग अब बदल चुका है। एक टीवी पे ऐड आती थी, आप नहीं कहेंगे तो बताएगा कौन। आपको अपने बारे में बोलना पड़ेगा, आपको उन पत्र पत्रिकाओं तक जाना पड़ेगा। हमारे ज़माने में अकादमी 5 किताबों को ग्रांट देती थी, अब जब से डॉक्टर साहब आए हैं वो 25-25 किताबों को ग्रांट दे रहे हैं। तो आप अपनी पांडुलिपियाँ वहाँ तक पहुँचाएंगे तभी लोगों को पता चलेगा, तभी आपकी पुस्तक प्रकाश। एक और बात मैं कहना चाहूँगा जो मैंने अनुभव की है पूरे देश में घूम के और 24 भाषाओं का प्रतिनिधि होने के नाते। हम पुस्तक छपवा के अपने घर रख लेते हैं, अपने मित्रों को बांट देते हैं। जब तक आपकी किताब पब्लिक डोमेन में नहीं आएगी तो किसी को क्या पता चलेगा आपने क्या लिखा है। उसका मूल्यांकन तो तभी होगा ना जो पत्रिकाओं में उसकी समीक्षा छपेगी, कुछ विद्वानों के हाथों में जाएगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो सृजन है वो सृजन समाज तक पहुंचने के चैनल्स हैं। उन चैनल्स का इस्तेमाल या तो आप करें या आपका प्रकाशक करे। आजकल प्रकाशक तो करता नहीं है, उसके दिमाग में तो सिवाय मुनाफे के कुछ नहीं है। पहले प्रकाशक 50 किताबें अलग रखता था कि मैंने विद्वानों के पास, आलोचकों के पास भेजनी है, पत्र पत्रिकाओं में भेजनी है। तो ये जागरूकता आपको दिखानी है। आपने जो काम किया है वो समाज तक तभी जाएगा जब उस पर समीक्षक लिखेंगे। वो एक पत्रिका में या समाचार पत्र में उसकी समीक्षा छपेगी, तभी लोगों को मालूम पड़ेगा ये पुस्तक छपी है। जब तक आप पब्लिक डोमेन में अपनी रचनात्मकता का उद्घाटन नहीं करते, जब तक आपकी सृजन शक्ति उद्घाटित भी नहीं हो सकती। ये काम कोई दूसरा नहीं करेगा, ये आपको करना है। तो ये आज के युग की ये भी ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि अब बहुत सारे साधन, इतने पहले ना इतने प्रकाशक थे, अब तो खुद ही प्रकाशन कर रहे हैं लोग। इतने ज़्यादा आपके ईमेल पे हैं, आपके मोबाइल पे हैं, फेसबुक पे जुड़े हुए हैं। ये सारे काम करते हुए मेरा निवेदन जो नौजवान पीढ़ी है, संदेश देने के लायक ना मैं हूँ ना मेरी उम्र है, मुझे कोई ख़ास आता जाता भी नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस मोबाइल का इस्तेमाल आप अपनी व्यक्तिगत लाइब्रेरी के रूप में कर सकते हैं। मैंने इस मोबाइल पे जितने नोबल लॉरिएट्स के भाषण हैं वो सारे मैंने सुने हैं, बर्ट्रैंड रसल से लेके और आज तक के। इसमें सब कुछ है, पूरी दुनिया का ज्ञान विज्ञान है। अगर आप जाएंगे तो, अगर आप तस्वीरें देखने में लगे रहेंगे तो आपका समय भी नष्ट होगा और दूसरी आपकी शक्ति भी नष्ट होगी। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अपने घर में हूँ, अपने भाइयों के बीच हूँ और मेरा ये दायित्व भी बनता है कि जब आप लिखने लगें तो आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, आपको पता नहीं लगेगा कि समकालीन साहित्य का, समकालीन कविता का, समकालीन कहानी और उपन्यास का टेक्सचर क्या है। आपको भाषा का नहीं पता चलेगा। हर युग की अपना एक मुहावरा होता है। जब तक आपकी कविता का मुहावरा समकालीनता से नहीं जुड़ता, आपकी कविता की पहुंच आपके इलाके से दूर नहीं जा सकती। आज के साहित्य ने अगर कालंकित सीमाओं को तोड़ा है, आपकी एक कविता एक रात में पूरी दुनिया में पहुंच जाती है अगर आप इसके इस्तेमाल करते हैं। त्रिखा साहब जो रात को अपने चैनल के माध्यम से हमें सुनाई देता है, पूरी दुनिया के लोग 10 मिनट में सुन लेते हैं, उसी वक्त सुन लेते हैं। तो आपके साहित्य की पहुंच बहुत है, लेकिन पहुंच उसी की है यदि उसका मुहावरा, उसकी भाषा वही है। यदि आप छायावाद युग की कविता की भाषा में आज की बात कहेंगे तो आपको कौन सुनेगा? कोई सुनेगा क्या? अगर आपका कथ्य वक्त के साथ नहीं बदलता तो आपको सराहेगा कौन?
दूसरी एक बात मैं और कहना चाहूँगा, इस समय लेखकों के दो हिस्से बिल्कुल साफ नज़र आते हैं, एक पोइट है, एक परफॉर्मर है। आपने निश्चय करना है कि आप पोइट बनना चाहते हैं, परफॉर्मर बनना चाहते हैं। जो परफॉर्मर है मंच पे आएगा, वाहवाही लूटेगा, उसके पास वही 10-12 कविताएं होगी, पूरी दुनिया में सुनाएगा, लेकिन कुछ सालों के बाद वो गायब हो जाएगा, कहीं नज़र नहीं आएगा। ये आपने तय करना है कि आप पोइट बनना चाहते हैं, परफॉर्मर बनना चाहते हैं। पोइट वो होता है, कबीर की एक लाइन है, हम न मरई मरई संसारा। संसार मरता है, शायर नहीं मरता, लेखक नहीं मरता। तो मित्रों, आज वाकई मैं भी आपकी तरह से जितने युवा लोग बैठे हैं, मैं कैथल साहित्य सभा का ही एक सदस्य रहा हूँ, और मुझे अब भी याद है, और मैं सोच भी रहा था, मैं सन 80 से लेके सन 95 तक यहाँ आता रहा, और वो वक्त भी था जब ये पूरा हाल भरता था और लोग नीचे बैठते थे, खड़े होने को जगह नहीं मिलती थी। हिंदुस्तान का हर बड़ा शायर इसी मंच पे अपनी गज़लें पढ़ के गया हुआ है, वो मुझे याद है। राणा गन्नौरी ने अपनी आत्मकथा में वो सारे चित्र लिखे हैं, अगर आपको याद हो। और राणा साहब ने बिल्कुल ये साफ साफ लिखा है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि उस समय का समाज बहुत भौतिकवादी नहीं था, सबके पास इतने पैसे भी नहीं थे, लेकिन वो अंदर से कितने समृद्ध थे, कितने पैसे वाले थे उनके पास। जो दौलत थी, आज की दौलत उसका मुकाबला पूरी जिंदगी क्या पूरी कभी कर ही नहीं सकती, युगों युगों में भी नहीं कर सकती। इसलिए जो लेखक है, अब लेखक को कितनी बड़ी शक्ति मिली है, आपको ये ध्यान रहना चाहिए। भगवान ने लेखक को इतनी बड़ी शक्ति दी है। दुनिया में किसी कोने में भी कहीं भी कोई अन्याय होता है, आप रात को उसी वक्त अपनी कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से अपना वर्डिक्ट दर्ज करते हैं, उसका विरोध करते हैं। न्यायालय तो पता नहीं कब फैसला देते हैं, आप तो उसी रात फैसला दे देते हैं। ये शक्ति आपको ईश्वर ने दी है, आप इस शक्ति का इस्तेमाल करिए। जिस दिन आपको ये समझ आ जाएगा कि मेरा काम उस वंचितों, शोषितों और दलितों के पक्ष में लिखना है। गोरकी का एक बड़ा मशहूर लेख था, ऑन हुज साइड आर यू द मास्टर्स ऑफ कल्चर। ये जो लेखक है, ये मास्टर ऑफ कल्चर है। उसको ये तय करना होता है कि वो किसकी तरफ है। जिस दिन उसको ये समझ आ जाता है कि वो किसकी तरफ है, उसी दिन वो बड़ा लेखक बन जाता है। बड़े लेखक में और परफॉर्मर में यही फर्क होता है। तो आप क्षणिक वाहवाही के लिए लिखना चाहते हैं या ऐसा कुछ देना चाहते हैं। कुछ साहित्य ऐसा है जिसको सुन के आपको नींद आती है, एक साहित्य ऐसा भी होता है जिसको पढ़ के सुन के आपकी नींद गायब हो जाती है, आप सो नहीं पाते, विचलित हो जाते हैं। तो आप उस परंपरा के वंशधर हैं, उस इलाके के बाशिंदे हैं, जिस इलाके का एक सामान्य सा गांव में रहने वाला टीचर मास्को के उस मकाम तक पहुंचा जिस मकाम तक आज तक हरियाणा का कोई लेखक नहीं पहुंचा है। उस पे आपको गर्व होना चाहिए और हमें भी गर्व। मैं साहित्य सभा का बड़ा आभारी हूँ कि जवानी के बाद बुढ़ापे में आने का अवसर दिया। एक बार फिर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। मदान साहब ने कहा था कि अपनी गज़ल के कुछ शेर जरूर सुनाना। अचानक भाषण देते देते गज़लें भी याद नहीं आती, तो मुझे दो एक शेर याद आ रहे हैं कि दिल में हरदम चुभने वाला कांटा सही सलामत दे। दिल में हरदम चुभने वाला कांटा सही सलामत दे, आंखें दे या मत दे लेकिन सपना सही सलामत दे। दिल में हरदम चुभने वाला कांटा सही सलामत दे, आंखें दे या मत दे लेकिन सपना सही सलामत दे। और हमें युद्ध, आतंक, भूख से
मारी धरती बख्शी है। हमें युद्ध आतंक भूख से मारी धरती बख्शी है। आने वाली पीढ़ी को तो दुनिया सही सलामत दे। हमें युद्ध आतंक भूख से, हमें युद्ध आतंक भूख से मारी धरती बख्शी है। आने वाली पीढ़ी को तो दुनिया सही सलामत दे। और बच्चे भी अब खेल रहे हैं खतरनाक हथियारों से। बच्चे भी अब खेल रहे हैं खतरनाक हथियारों से। बचपन की बगिया को कोई गुड़िया सही सलामत दे। बच्चे भी अब खेल रहे हैं खतरनाक हथियारों से। बचपन की बगिया को कोई गुड़िया सही सलामत दे। और आधी और अधूरी हसरत कब तक जिंदा रखेगी। आधी और अधूरी हसरत कब तक जिंदा रखेगी। कागज पर ही दे पर घर का नक्शा सही सलामत दे। आधी और अधूरी हसरत कब तक जिंदा रखेगी। कागज पर ही दे पर घर का नक्शा सही सलामत दे। और शेर देखिए कि भीड़ भरी महफिल में सबकी अलग अलग पहचान तो हो। भीड़ भरी महफिल में सबकी अलग अलग पहचान तो हो। इसीलिए हर एक इंसान को चेहरा सही सलामत दे। भीड़ भरी महफिल में सबकी अलग अलग पहचान तो हो। इसीलिए हर एक इंसान को चेहरा सही सलामत दे। दिल में हरदम चुभने वाला कांटा सही सलामत दे। आंखें दे या मत दे लेकिन सपना सही सलामत। धन्यवाद। जय हिंद।